हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर और जितना भी एसएससी जीडी का 3 शिफ्ट हुआ है उसका फुल एनालिसिस लेकर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपको इसमें हिंदी और जीके जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसका विवाह ना हुआ हो एकल शब्द उसके लिए बताना था। मतलब ये प्रश्न था जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसके बारे में एक शब्द में बताना था। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसको अपरिणीत बोला जाता है। दोस्तों आपने टिक किया होगा अपरिणीत, तो आपका आंसर ठीक होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? याद रखिएगा दोस्तों, सुधा जो है अमृत, अमीय, पीयूष, सुरभोग और शशिरस, सोम, अम्मी, सोपान, आबेयात, देवात्र, देवाहार और जीवन नोदक। याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना। और ये बार बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और हिंदी का तो एकदम सिंपल प्रश्न पूछा जा रहा है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और नेपथ्य भी होता है, अगर आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या मिला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो ना दिया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना था। तो हिंदी का बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था अदय। याद रखिएगा, जो दिया ना जाए उसके लिए एकल शब्द है अदय। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मिताली राज जो है वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। अगर आप लोग एनालिसिस कंप्लीट देख रहे हैं तो आप लोग को भी पता चल गया होगा। तो आप लोग इस प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। दोस्तों ये तो लगता है 6 से 7 बार रिपीट प्रश्न हो गया है। तो याद रखिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चांद, हिमांशु, इंदु, सुधांशु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि और कलाधर। इतना आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षक पर्व किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों जो शिक्षक पर्व है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मनाया जाता है। याद रखिएगा, शिक्षक पर्व जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये 2019 का पूछा है, तो आंसर क्या होगा? रानी रामपॉल। याद रखिएगा, रानी रामपॉल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है 2019 में। इतना आप लोग को याद रखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। अगले प्रश्न पे देखते हैं। ऑपरेशन थंडर 2020 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन थंडर 2020 था वो वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ समन्वित रुख के लिए अपनाया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट मकालू पर्वत किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये प्रश्न था, माउंट मकालू पर्वत किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर था हिमालय श्रेणी में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मकालू पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक माना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल, तिब्बत जो कि चीन की सीमा पर हिमालय पर्वत श्रेणी में यह स्थित है, माउंट मकालू पर्वत। तो आप लोग ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। हो सकता है आपके एग्जाम में राज्यपाल पूछे, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द बताना था। तो दोस्तों इसका आंसर था खर। राशभ और गधा, खोता, गर्दभ। इतना आप लोग को ऑप्शन में मिल सकता है। अगर इसमें से जो भी ऑप्शन में मिले आप लोग को टिक करना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दंत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गणेश जी को एक दंत बोला जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक दंत किसको बोला जाता है? गणेश जी को एक दंत बोला जाता है। ये सारे के सारे फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 214 के बारे में पूछा है। और बता दें कि अनुच्छेद के बारे में हर पेपर में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ऐसा बताया गया अनुच्छेद 214 में। याद रखिएगा 214 में क्या दिया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों जो उल्टी गंगा बहाना
जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अनहोनी होना या असंभव काम को करना। ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल प्रश्न था और हिंदी का तो सिंपल प्रश्न ही पूछा जा रहा है। रामायण का नेपाली में अनुवाद किस कवि के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों रामायण का जो नेपाली में अनुवाद किया गया था वो भानुभक्त आचार्य के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भानुभक्त आचार्य द्वारा रामायण का नेपाली में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो ब्रह्मा कमल जो है दोस्तों वो रात में फूलने वाला फूल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार कितने रुपए की छूट का प्रावधान देगी? इससे एक प्रश्न था, आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार छूट दे रही है उसके बारे में एक प्रश्न था, आप लोग इसको देख सकते हैं कहीं से। अगला प्रश्न देखते हैं, सन्यासी का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो दोस्तों जो सन्यासी का शुद्ध वर्तनी है यही है, मैं सही करके ही लिखा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, याद रखिएगा सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो मेघालय। याद रखिएगा दोस्तों, लाहो जो है वो मेघालय का एक लोक नृत्य है। नृत्य से तो हर शिफ्ट में प्रश्न बन रहा है, तो आप लोग नृत्य देखकर ही जाए एग्जाम देने। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो दोस्तों 25 लाख रुपए कर दी गई है इसकी राशि, और जो कि अभी हाल ही में 2020 में की गई थी। उस समय खेल मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू थे। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार 25 लाख कर दिया गया है 2020 से। ये सारे के सारे प्रश्न आज पूछे गए थे। दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा दोस्तों, इख्तेदार। जो दिल्ली सल्तनत में जीते हुए प्रांतों को इख्तेदार बोला जाता था, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आया था, पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प सभ्यता से कौन सा सामान ले जाया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी है? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो कृष्णा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राज्य अगर पूछता तो महाराष्ट्र आप लोग को टिक करना था। उद्गम स्थल अगर कृष्णा की पूछे तो पश्चिमी घाट श्रृंखला जो महाबलेश्वरम और महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लंबाई अगर पूछता तो 1400 किलोमीटर होता है कृष्णा नदी का। और पूछा क्या गया था? तो कृष्णा की सहायक नदी के बारे में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, तुंगभद्रा और भीमा नदी और गोदावरी, तीन नदी जो है ये तीनों के तीनों कृष्णा की सहायक नदी हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों ये पूछा गया था प्रश्न। तो डोडो बेटा तमिलनाडु, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा तमिलनाडु। अगर ऊंचाई अगर पूछेगा तो 2637 मीटर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, मुंबई में, याद रखिएगा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो 2020 में जारी किया गया, भारत की रैंक क्या रही थी? दोस्तों याद रखिएगा 63 थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक, कब? 2020 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, राजीव कुमार, याद रखिएगा। राजीव कुमार जी को 2020 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्किम की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों नेपाल, चीन और भूटान, ये तीन देशों के साथ सिक्किम की सीमा सटती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ईद का चांद होना, मतलब बता दें दोस्तों कि हिंदी का जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें से 90% एकदम सिंपल लेवल का पूछा जा रहा है, लो लेवल का प्रश्न बन रहा है हिंदी से। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं, आप लोग एनालिसिस कंप्लीट देखिए, एनालिसिस से भी आप लोग का सोल्यूशन और आप लोग को ये पता चल जाएगा कि प्रश्न का लेवल क्या है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना, बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना होता है दोस्तों ईद का चांद होने का मुहावरे का अर्थ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आदर का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों बताइए आप ही, कितना ये सिंपल प्रश्न है, याद रखिएगा। अनादर या फिर निरादर, अब आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अनादर देगा तो अनादर टिक कीजिएगा और निरादर देगा तो निरादर भी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लोहे के चने चबाने मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों बहुत कठिन काम करना या संघर्ष करना, ये होता है लोहे के चने चबाने का अर्थ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परिस्थिति का शुद्ध वर्तनी बताओ। तो दोस्तों ये जो परिस्थिति लिखा गया है वो सही शब्द लिखा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। परिस्थिति को ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं, तीन तेरा करना मुहावरे का अर्थ बताओ। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर था तितर बितर करना या बिखर जाना। तीन तेरा करना मतलब होता है दोस्तों तितर बितर करना या फिर बिखर जाना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रचार का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों जो प्रचार का विलोम शब्द होता है अप्रचार, याद रखिएगा। प्रचार का विलोम शब्द होता है अप्रचार। अगले प्रश्न को देखते हैं,
लाला लाजपत राय किस धार्मिक मान्यता से संबंधित थे? तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जैन धर्म के मान्यता से संबंधित थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 352 के अंदर कौन सा अधिकार समाप्त हो गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के अंदर जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये भी आप लोग को याद रखना है, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2020 का एलन बॉर्डर मेडल किसे मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा, डेविड वार्नर को 2020 का एलन बॉर्डर मेडल जो दिया गया है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं। और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ही इस बार T20 वर्ल्ड कप जीता है 2021 का। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपाल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों खोपड़ी और ललाट जो है वो कपाल का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिएगा, कपाल का पर्यायवाची शब्द खोपड़ी और ललाट। अब आप बताइए, कितना सिंपल प्रश्न पूछ रहा है हिंदी का। अगला प्रश्न देखते हैं। साल्ट पीटर के नाम से किसे यौगिक को जाना जाता है? तो आपको बताना था कि साल्ट पीटर के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, पोटासियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है और इसका अणुसूत्र KNO3 है। मतलब साल्ट पीटर के नाम से पोटासियम नाइट्रेट को हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों आप लोग को याद होगा, सूरजकुंड का मेला जो है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, यहाँ सूरजकुंड का मेला लगता है। आप लोग को ये सारे के सारे प्रश्न याद होना चाहिए। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों हरा देना या फिर पराजित करना दांत खट्टे करने का अर्थ होता है। आप लोग को याद होगा ये सारे के प्रश्न। इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों ये सब प्रश्न जो है 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है अब तक, तो याद कर लीजिएगा। सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, सुराधीप, सच्चीपति और मधवा, ये सारे के सारे इंद्र का पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो दोस्तों संसारिक के बारे में पूछा था, तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर C है सांसारिक, ये आपका शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अब स्थापना से भी प्रश्न बन रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्थापना, ये सब आपको देख के जाना है। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न आया था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। तो आप लोग जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो जाकर स्थापना दिवस भी देख लीजिएगा राज्यों का। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे हुआ था प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 20 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। आप लोग याद रखिएगा, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। याद रखिएगा, कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 हॉकी विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लिया जा रहा है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हॉकी जो विश्व कप हुआ था 2018 का, ये कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, अपने देश भारत में हुआ था। अगर राज्य पूछता तो उड़ीसा भुवनेश्वर में, और ये कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इतना सारा प्रश्न बन सकता है इस हॉकी वर्ल्ड कप से। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कौन है जो कि 2020 में बनाए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक के रूप में संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। कब? 2020 में। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आया था, WHO के 147वें सत्र की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा WHO के 147वें सत्र की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2019 में भारत का शिशु मृत्यु दर कितना था? तो ये थोड़ा प्रश्न क्रिटिकल था, तो बता दें कि भारत में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या 2019 में इतना रही थी, जबकि 1990 में 34 लाख थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित शिशुओं की मौत से तुलना किया जाता है, जो कि 1990 में 89 की तुलना में पिछले साल 28 रह गई थी। देश में पिछले साल 6,69,000 शिशुओं की मौत हुई थी, जबकि 1990 में यह संख्या 24 लाख पहुंच गई थी। तो यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको कोई प्रश्न छूटा नज़र आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रश्न को टाइप करके सेंड कर दीजिए। अगले वीडियो में हम उस प्रश्न को ले लेंगे अपने वीडियो में।
तो चलिए थैंक यू। और हाँ, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोग को मिलेगा वीडियो। तो चलिए थैंक यू।